हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा सूत्र में। दोस्तों, इसके पहले मैंने तर्क सीरीज से बीपीएससी का हिस्ट्री का जितना क्वेश्चन बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल हिस्ट्री का, उसका मैंने एक वीडियो मतलब 3 वीडियो में बनाया है सारे क्वेश्चंस को, जो बीपीएससी, सीडीपीओ या बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया हुआ सारा परीक्षा, जो आपके लिए बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही अगर जो टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज था। अब ये नेक्स्ट जो है, हम ये जो शुरू कर रहे हैं, ये बिहार का भूगोल है। ये भी बीपीएससी का जो तर्क सीरीज है उसी किताब की मतलब ये मैं वीडियो बना रही हूँ, उस किताब का है। और ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सारा क्वेश्चन। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और आप इसको बढ़िया से देखिए, पढ़िए। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम लोग बिहार का भूगोल। और चलिए, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे जितने भी एग्ज़ाम एस्पायरेंट्स हैं सबको इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के बारे में बाकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, तो इसका अक्षांशीय विस्तार देखिए क्या है। 24 डिग्री 24, 20, 10 नॉर्थ से लेके 27, 31, 15 नॉर्थ तक। देशांतरीय विस्तार है 83, 19, 50 ईस्ट से लेके 88, 17, 40 ईस्ट तक। कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 173 फीट यानी कि लगभग 53 मीटर। तो क्वेश्चन फीट में भी पूछ सकता है या मीटर में भी पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है इसका जो है दूसरे पेज पर, हाँ, स्थापना दिवस जो है 22 मार्च 1912 को। जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। विस्तार क्या है? पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो यह है कैमूर में। कैमूर में और कौन कौन सा है? करकट और तेलहर। दो महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, एक का नाम करकट है और एक का नाम तेलहर है। दोनों कहाँ है? कैमूर में। करकट जलप्रपात में बिहार का पहला क्रोकोडाइल रिजर्व बनाया गया है। देखिए, इससे 2 क्वेश्चन आपके बन गए, 3 क्वेश्चन। एक तो सबसे पहले तेलहर या तेल्हाड़ कुंड कहाँ है, जलप्रपात अवस्थित है, तो कहाँ है? कैमूर में है। एक दूसरा और है, करकट है, और यहाँ पे क्रोकोडाइल रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए जलप्रपात, कुछ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। जलप्रपात है वो अवस्थिति, मतलब कहाँ पर स्थित है और उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ककोलत है। ककोलत कहाँ है? नवादा में है, और ककोलत हिल को बिहार का नियाग्रा कहा जाता है। दूसरा है तुतला भवानी, ये है सासाराम में, और यहाँ तुतला भवानी मंदिर यहीं अवस्थित है। तीसरा है जियार कुंड, ये भोजपुर में है और ये फुलवरिया नदी पर अवस्थित है। चौथा है तेलहर कुंड जो कैमूर में है, और ये करमचट बांध इसी जलप्रपात पर है। और उसके बाद है मांझर कुंड जो सासाराम में है, यहाँ ताराचंडी मंदिर यहाँ अवस्थित है। उसके बाद देखिए और कौन कौन सा है। धुआं कुंड, ये भी है सासाराम में, ये धोबा नदी पर अवस्थित है। कशिश है रोहतास में, ये आईने अकबरी में अबुल फजल के द्वारा लिखित जो आईने अकबरी है उसमें इसका जिक्र किया हुआ है, कशिश जलप्रपात का। फिर दुर्गावती है कैमूर में, रोहतास पठार के किनारे अवस्थित है। सुखलदारी है रोहतास में, यह उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का बहुत छोटा हिस्सा, झारखंड और बिहार के चतुष्कोण पर अवस्थित है। तो देखिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे कि ये कौन सा जलप्रपात जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सब में उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट है, थोड़ा अवस्थित है, हर जगह चतुष्कोण पर है। तो यह है सुखलदारी, और कहाँ पर है? तो रोहतास में। बिहार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कुंड और कौन कौन से हैं देखिए, तो ब्रह्म कुंड है, इसकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है देखिए, कुंड और उसकी अवस्थिति। सबसे पहले ब्रह्म कुंड है राजगीर, बिहार का सबसे गर्म कुंड है। दूसरा है सूर्य कुंड, ये भी राजगीर है। तीसरा नानक कुंड है, ये भी राजगीर है। तो ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, ये तीनों राजगीर में है। अच्छा, ब्रह्म कुंड बिहार का सबसे गर्म कुंड है। उसके बाद है लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड और गौमुख कुंड।
ये तीनों मुंगेर में है। लक्ष्मण, ऋषि और गौमुख, ठीक है, ये तीनों फिर मखदूम कुंड जो है वो भी राजगीर में है, और रामेश्वर कुंड है वो भी मुंगेर में है, और फिर सतधारा है ये राजगीर में है। तो एक काम कीजिएगा कि राजगीर वाले सारे कुंड को आप एक जगह लिख लीजिएगा, और मुंगेर वाले सारे कुंड को आप एक जगह लिख लीजिएगा, फिर इसको याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो एक कांवर झील या कनवार झील भी बोलते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी एवं मीठे जल वाली गोखुर झील है, ठीक है। अब इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और देखिए क्या क्या है। कंवर ताल या कांवर झील बिहार बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जो बूढ़ी गंडक नदी के बहाव के कारण बनी है। 2020 में कांवर झील को भारत का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। अनुपम झील बिहार के सबसे बड़े अभयारण्य कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है, कैमूर में अवस्थित है। वहां पे क्या है? अनुपम झील है। और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य जो है वो दरभंगा में है। तो देखिए कितने सारे पॉइंट्स है, ये हर एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। और देखिए क्या है, वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल है। कौन कौन से हैं? तो कांवर झील है बेगूसराय में, जो सबसे पहला स्थल बना था बिहार का। उसके बाद है अच्छा, ये भारत का 39वां है। फिर नागी पक्षी अभयारण्य, ये झाझा वन क्षेत्र जमुई में है। एवं नकटी पक्षी अभयारण्य, ये भी झाझा वन क्षेत्र जमुई में है। तो कांवर, नागी, नकटी, ये 3 है जो इसका बिहार का रामसर साइट से, और भारत का है। भारत का क्रमशः 81वां और 82वां। ये दोनों को 5 जून 2024 को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के सहयोग से आयोजित नवीनतम पक्षी जनगणना के अनुसार कटिहार में मौजूद गोगाबिल में बिहार के जलीय पक्षियों की सर्वाधिक संख्या है। यह राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व है, ठीक है। तो ये बिहार का जो है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्या क्या किया गया है, तो वेटलैंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के सहयोग से एक नवीनतम पक्षी जनगणना की गई है। उसके अनुसार क्या है कि कटिहार में मौजूद गोगाबिल में बिहार में जलीय पक्षियों की सर्वाधिक संख्या है, और ये क्या है? राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि राज्य का पहला, बिहार राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? कटिहार में मौजूद गोगाबिल। वैसे तो कई जगह उल्लेख मिलता है कि कांवर झील गंडक के घुमावदार रास्ते के कारण बनी है, लेकिन यह बूढ़ी गंडक के कारण बनी है, क्योंकि गंडक गंगा से पटना के पास ही मिलती है। फिर देखिए ये किसमें पूछा है? प्रोजेक्ट मैनेजर बीपीएससी के एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये जमुई में मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में सोने के अयस्क प्राथमिक का सबसे बड़ा भंडार बिहार में 44% में अवस्थित है। उसके बाद राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21%, पश्चिम बंगाल में 3%, आंध्र प्रदेश में 3 और झारखंड में 2% का स्थान है। अयस्क के शेष 2% संसाधन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में अवस्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जमुई जिले के करमतिया, झाझा और सोनो जैसे क्षेत्रों में सोने की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। बिहार के फिर वही क्वेश्चन है, किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये जमुई में। ये क्या है? जमुई जिला मुंगेर जिले से पृथक होकर 21 फरवरी 1991 को अस्तित्व में आया था। इसका देशांतरीय और अक्षांशीय भौगोलिक अवस्थिति क्रमशः 83 डिग्री 13 मिनट पूर्व और 24 डिग्री 55 मिनट उत्तर है। उसके बाद क्या है? एक मिनट। जमुई जिले के सोनो क्षेत्र में सोने का भंडार पाया जाता है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो ये गया में है। गया में अभ्रक पाया जाता है। अब देखिए खनिज पदार्थ जिला, फिर खनिज पदार्थ जिला। ये किताब इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कह रही हूँ कि ये इतना ज़्यादा बढ़िया है ना, इस इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके अलग अलग करके चीज़ों को दिया गया है,
जिससे आप लोग एक बार पढ़ेंगे इसको तो काफ़ी चीज़ें मतलब एक तो पता चलेगा कि हाँ, कैसे पढ़ना है, क्या छाँटना है और 2 बार 3 बार अगर इस चीज़ को पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी और आप आराम से क्वेश्चन कर पाइएगा। तो देखिए, गया में अभ्रक पाया जाता है, इसमें एग्ज़ाम पॉइंटर्स क्या-क्या है? रोहतास में विंध्य रेंज पर्वतमाला की चट्टान है, ये चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से समृद्ध है। ये भी पूछता है, कौन-सा पर्वतमाला मतलब कौन-सा रेंज, कौन-सा चट्टान कहाँ पर है? ये उन्हें क्रमशः निर्माण सामग्री और सीमेंट उद्योग में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाते हैं, ठीक है? गया में आर्कियन श्रेणी की चट्टानें हैं, ये चट्टानें अभ्रक, बॉक्साइट, लौह अयस्क आदि से समृद्ध हैं। गया कोडरमा भारत की अभ्रक राजधानी के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। अभ्रक अपने उत्तम तापरोधी गुण के कारण विद्युत उपयोग में उपयोग किया जाता है। गया में आर्कियन श्रेणी की चट्टानें हैं, ये चट्टानें अभ्रक, बॉक्साइट, लौह अयस्क आदि से समृद्ध हैं। गया कोडरमा भारत की अभ्रक राजधानी के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, गया कोडरमा, कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी, ठीक है, उसको बोलते हैं, अपनी सीमा साझा करता है। अभ्रक अपने उत्तम ताप रोधी गुण के कारण विद्युत उद्योग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये खनिज पदार्थ जिला, खनिज पदार्थ जिला, चूना पत्थर या इसको सीमेंट उद्योग बोलते हैं, ये किस जिले में है? तो कैमूर, रोहतास, मुंगेर। अभ्रक नवादा, जमुई, गया। क्वार्टजाइट मुंगेर में। शोरा या साल्ट पियर विस्फोटकों में उपयोग तो किस जिले में है? शोरा वहीं जो अंग्रेजों के टाइम में भी बिहार से वो किया जाता था, लेके जाते थे अंग्रेज। ये विस्फोटकों में इसका उपयोग किया जाता था, तो ये बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण जिले में। चीनी मिट्टी तो भागलपुर, बांका, मुंगेर। 3 है गया से, मैंगनीज है मुंगेर या गया और एस्टेटाइट मुंगेर। तो आपको आप लोग इसको ना जहाँ मुंगेर से जो खनिज है उसको एक तरफ और जमुई से अलग, रोहतास से ऐसे करके कर दीजिएगा तो याद रहेगा, याद करना आसान रहेगा। फिर देखिए पायराइट, इसका रासायनिक और उर्वरक उद्योग में यूज़ किया जाता है पायराइट का, तो ये कहाँ मिलता है? कैमूर और रोहतास में। बॉक्साइट है एल्यूमीनियम का अयस्क है, ये मुंगेर, खड़गपुर हिल्स में। क्वार्ट्ज जो कांच है विस्फोटक उद्योग में उपयोग है, ये नवादा, गया, मुंगेर में। गैलेना बांका में। एस्बेस्टस है मुंगेर में, यूरेनियम गया में, स्लेट मुंगेर में। ठीक है, तो देखिए ऐसे कैसे क्वेश्चन सब पूछा रहता है। खनिजों और झीलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो लाइमस्टोन, चूना पत्थर, कैमूर में। ठीक है, देखिए ये सब बाकी अलग अलग दूसरे जगहों का दिया हुआ है, इसका ऊपर एक्सप्लेनेशन है, उसको देख लीजिएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार। इसका भी देखिए एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया हुआ है 7वें में। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये देखिए इसमें क्या-क्या है? रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। सोने के भंडार जमुई जिले में पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्यों? तो देखिए इसका क्या है, बिहार में भारत के 90% से ज़्यादा पायराइट के भंडार हैं। रोहतास जिले में पायराइट के सबसे ज़्यादा भंडार हैं। रोहतास के अमझोर और पत्थर चट्टा इलाके पायराइट भंडार के लिए मशहूर हैं। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। बिहार में सोने के भंडार जमुई में पाए जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन, एक मिनट, ये हमको कुछ इसका सही नहीं लग रहा है क्योंकि जमुई में पाए जाते हैं, ये तो सोने के भंडार जमुई जिले में पाए जाते हैं, तो इसका तो आंसर केवल 3 हो ही सकता है। उसके बाद क्या है, रोहतास के अमझोर और पत्थर चट्टा लेपाराइट के सर्वाधिक भंडार है। और कौन सा सही है? तो सही में से तो ये होना चाहिए एक से अधिक। आप इसको एक बार मिला लीजिएगा, इस क्वेश्चन में हमको भी डाउट है क्योंकि इसका जो लाइन है वो ऑलमोस्ट सही ही है। क्योंकि देखिए खनिज इसके दृष्टि से सब दिया ही हुआ है। पायराइट रोहतास, अमझोर और पत्थर चट्टा क्षेत्र में
तो क्या है, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, कैमूर, रोहतास, मुंगेर। तो चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर इसमें पाया जाता है, ये सही ही है। अभ्रक गया नवादा में, कोयला भागलपुर का कहलगांव और मंदार क्षेत्र, बाक्साइट रोहतास, मुंगेर और यूरेनियम गया, और सोने के भंडार जमुई जिले में पाए जाते हैं। तो ये भी है। इसका आंसर तीनों ही सही है इसमें। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यह है भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें इंडस्ट्रीज हैं, किस किस जिले में कौन कौन सी इंडस्ट्री है ये दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग जो है, ये इंडस्ट्री कहाँ पर है? मोकामा पटना में। उर्वरक कहाँ पर है? तो बरौनी बेगूसराय में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में। जूट कटिहार में। रेशम भागलपुर में। फिर तेल रिफाइनरी जो है वो बरौनी बेगूसराय। सीमेंट डालमिया नगर रोहतास। रेल पहिया संयंत्र सारण। बिहार राज्य स्कूटर लिमिटेड फतुहा पटना। और प्लाईवुड हाजीपुर में। तो इससे भी इंडस्ट्रीज से भी क्वेश्चन पूछता है, इसको देखिएगा। इसका क्या है? उद्योग और स्थान, एक मिनट दोस्तों, पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। क्या क्या है कि भागलपुर सैकड़ों वर्षों से रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है, और अपनी तसर सिल्क या टसर सिल्क भी बोलते हैं, और भागलपुरी साड़ी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। रेशम के कीड़ों को प्रसिद्ध तसर सिल्क का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे टसर सिल्क साड़ी का निर्माण होता है। रेशम संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर शहर में स्थित है। भागलपुरी रेशम एंथेरिया पफिया, इस रेशम कीट का नाम पूछ सकता है कि क्या नाम है? तो एंथेरिया पफिया रेशम कीट के कोकून से बनाया जाता है। कोकून कैसा होता है? ऐसे जाल की तरह वो बना के कवर की तरह कीट के ऊपर वो कवर, तो कोकून से बनाया जाता है। यह प्रजाति जिसे वान्या रेशम कीट के रूप में भी जाना जाता है, भारत की स्थानीय प्रजाति है। एंथेरिया पफिया या वान्या रेशम कीट के रूप में जाना जाता है, और रेशम कीट के कोकून से बनाया जाता है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये देखिए, ऑयल तेल रिफाइनरी बरौनी में है। सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर खाद भौराही, रेल डिब्बा वैगन और अभियांत्रिकी भागलपुर। तो ये रेल डिब्बा जो है ये सारण में है, भागलपुर में नहीं है, इसलिए ये गलत है। कौन सा है? डी। विकल्प ए और बी सही सुमेलित है। भारत वैगन और अभियांत्रिकी बिहार में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का प्रबंधन करती है। मुजफ्फरपुर में, दूसरा मोकामा में। कितना है? 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मुजफ्फरपुर और मोकामा में। भौराही उर्वरक उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो ये क्या है? कृषि आधारित उद्योग। बिहार में कृषि आधारित उद्योग का ही सबसे ज्यादा संभावना है। क्या है? बिहार के जनसांख्यिकी और भूगोल के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कृषि आधारित उद्योग में अधिक प्रत्याशा और संभावनाएं हैं। बिहार में तेल रिफाइनरी उद्योग, भारत में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के बरौनी रिफाइनरी बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे सोवियत संघ और रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ लगभग 49.4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि बरौनी रिफाइनरी में किस किस देश का और योगदान था? तो सोवियत संघ और थोड़ा बहुत रोमानिया का। बरौनी रिफाइनरी वर्तमान में इंडियन ऑयल के स्वामित्व में है, को 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। और ऊपर जो है 11वें प्रश्न के पास उद्योग और कौन सा किस मतलब किस स्टे ये है, किस जिले में है वो दिया हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन का केंद्र है? तो ये भागलपुर है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह है मोकामा में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, या इसको कहते हैं BSTPS, किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में। भारत में NTPC द्वारा 25 कोयला आधारित बिजली संयंत्र चलाए जा रहे हैं। इन 25 में से 5 बिहार में स्थित हैं, ठीक है। NTPC द्वारा 25 कोयला आधारित बिजली संयंत्र, जिसमें से 5 बिहार में स्थित है। तो कौन है? नवीनगर
एनपीसीसी, कांटी, बरौनी, बाढ़ और कहलगांव। बिहार में एनटीपीसी का एक कोयला आधारित संयुक्त उद्यम सहायक कंपनी है, ये नवीनगर बीआरसीसीएल है। ठीक है। कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो यह है ताप विद्युत शक्ति, थर्मल पावर के। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना की गई थी? तो यह 1982 में। बिहार राज्य जल विद्युत निगम बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य में जल विद्युत संसाधनों का दोहन करना और अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना था, ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो ये कब किया गया? 1982 में। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो यह है बिहार में कपड़ा उद्योग के केंद्र गया और भागलपुर हैं। इसमें से दोनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। गया जहां सूती हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है, वहीं भागलपुर टसर सिल्क के लिए। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये कोसी नदी को कहते हैं। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम पॉइंटर्स क्या क्या है। कोसी की कुल लंबाई 729 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। मतलब कोसी की टोटल लंबाई 729 है, लेकिन बिहार में 260 किलोमीटर है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी पर कौन कौन सी नहर है? तो पूर्व कोसी, पश्चिम कोसी और एक राजपुर नहर है। इन दोनों में तो कोसी नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, राजपुर नहर याद रखिएगा। कोसी नदी सुपौल जिले में बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सी नदी बिहार में किस स्थान से प्रवेश करती है और गंगा में किस स्थान पर मिलती है। तो ये भी एक चार्ट आप लोग बना लीजिएगा कि बिहार की नदियां कौन कौन सी नदी किस स्थान पर गंगा में आके मिलती है और किस स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। कटिहार के कुर्सेला में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में अवस्थित है। इसे नेपाल में सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो बागमती, कमला बलान, भूतही बलान और त्रिजंगा आदि हैं। ये सारी कोसी की सहायक नदियां हैं। कोसी मेची परियोजना को मौजूदा हनुमान नगर बैराज के माध्यम से कोसी नदी के अधिशेष पानी के हिस्से को मोड़ने के लिए संकल्पित किया गया है और मेची नदी महानंदा की एक सहायक नदी है। तो कोसी और मेची लिंक बनाया जा रहा है और कोसी का जो एक्स्ट्रा पानी है, जो मतलब उसका अधिशेष पानी के हिस्से को मोड़ के और मेची नदी के साथ जोड़ के नदी जोड़ो अभियान के तहत ये बनाया जा रहा है। बागमती बूढ़ी गंडक नदी अंतर संबंध परियोजना, ये बेलवा मीनापुर लिंक चैनल है। बाढ़ के अतिरिक्त पानी को मोड़ने के लिए बागमती नदी को शिवहर जिले में बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ा जा रहा है। ये इसका स्रोत कहाँ से मिला है? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में। अब इसमें देखिए एग्जाम पॉइंट से क्या क्या है इंपॉर्टेंट। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसे परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी को कहा जाता है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है तो 30 मीटर। कोसी एक सीमा पार नदी है जिसकी उत्पत्ति तिब्बत में होती है एवं तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती हुई राजमहल बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। नेपाल में इसे सप्तकोसी के रूप में जाना जाता है। संस्कृत में सप्त का अर्थ है सात, क्योंकि यह 7 नदियों के विलय से बना है। यह नेपाल में भीमनगर के रास्ते बीरपुर मतलब सुपौल बिहार से भारत में प्रवेश करती है। यह कुर्सेला कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 929 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 260 किलोमीटर बिहार में पड़ता है। इसे बिहार का शोक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इससे वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती है। कोसी मैदान नेपाल सीमा पर वीरपुर 54 मीटर, जो कि शीर्ष के साथ एक त्रिकोणीय मैदान है। खगड़िया में 36 मीटर से कुर्सेला में 25 मीटर तक का आधार गंगा नदी के समानांतर चलता है। ऊपरी मैदान 50 मीटर से नीचे के साथ एक छोटा सा क्षेत्र है। बीच का मैदान सहरसा सुपौल मधेपुरा 40 मीटर से नीचे है। देखा जाए तो लगभग 60% क्षेत्र जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 25 मीटर है
अतः समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 30 मीटर है। कोसी मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो अभी इस क्वेश्चन को देखा गया, 30 मीटर है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो यह है पटना में। अब सोन नदी के बारे में कुछ व्याख्याएं है, देखिए। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक 3 नदियों महानदी, नर्मदा और सोन का उद्गम स्रोत है। सोन नदी रोहतास से बिहार में प्रवेश करती है और सोन के पश्चिमी भाग को शाहाबाद क्षेत्र कहते हैं। सोन की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो रिहंद और उत्तरी कोयल। यह पटना के पास गंगा से मिलती है। अब देखिए, ये कितना बढ़िया, कितना इम्पोर्टेंट चार्ट ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है। बस आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसको 3 बार 4 बार देखिए, तो एग्जाम में 1-2 नदियों से क्वेश्चन आ ही जाता है। कौन कौन सी नदी है? तो सबसे पहले नदी दिया हुआ है, यहाँ उद्गम स्थान दिया हुआ है और ये संबंधित जानकारी है। सबसे पहले क्या है? गंगा नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। और इससे क्या है? तो ये चौसा बक्सर में, बक्सर से बिहार में प्रवेश करती है। ये बक्सर जिले से बिहार में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में ये 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये बिहार के 12 जिलों की सीमा लगती है गंगा नदी से। अब देखिए, इसको बांट के दिखाया गया कि उत्तर बिहार की नदियां कौन कौन सी और दक्षिण बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदियों में पहले है घाघरा। इसका उद्गम स्थल तिब्बत है और ये गंगा सारण में गंगा से मिलती है और बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। फिर गंडक है, ये शालीग्राम नेपाल से निकलती है, गंगा में मिलती है। कहाँ पे? सोनपुर में गंगा से मिलती है और बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक ये सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है, गंगा में खगड़िया में मिलती है और बिहार में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। बागमती है, महाभारत की पहाड़ियां नेपाल, वहां से निकलती है, उद्गम स्थल है इसका। सीतामढ़ी से बिहार में प्रवेश करती है और कोसी से मुलाकात इसकी होती है और बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर, मतलब ये कोसी की सहायक नदी है बागमती। कमला ये भी महाभारत की पहाड़ियां से निकलती है नेपाल से, ये भी कोसी से मिलती है और बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। कोसी, सप्त कोसी, ये कहाँ से निकलती है? तो गोसाई स्थान नेपाल से और कोसी फिर गंगा में मिलती है। कहाँ पे? तो कुर्सेला कटिहार में, कटिहार के पास और बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। महानंदा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल इसका उद्गम स्रोत है। बिहार में इसकी लंबाई 376 किलोमीटर है महानंदा की और यह गंगा से बांग्लादेश के नवाबगंज जिले के गोदागिरी में मिलती है। तो बिहार में इसकी लंबाई इतनी है 376 और गंगा से ये कहाँ मिलती है? तो बांग्लादेश के नवाबगंज जिले के गोदागिरी में मिलती है। अब देखिए, दक्षिण बिहार की नदियां कौन कौन सी हैं? तो पहली नदी है कर्मनाशा, ये विंध्याचल पहाड़ी कैमूर से निकलती है, चौसा में गंगा से मिलती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा बनाती है। उसके बाद सोन है, ये अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती है, पटना के पास गंगा से मिलती है। सोन नदी की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन है? रिहंद और उत्तरी कोयल। ये कैमूर पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। ठीक है। और बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। यह रोहतास कैमूर संगम पर बिहार में प्रवेश करती है। उसके बाद है पुनपुन, पलामू झारखंड, फतुहा में गंगा से मिलती है। बिहार में इसकी लंबाई 235 किलोमीटर। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां दरधा और मोरहर है। तो पुनपुन की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक नदियां ही पूछ सकता है, तो दरधा और मोरहर है और ये पलामू झारखंड इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद फल्गु है निरंजना, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती इसका उद्गम स्थल है। ये पुनपुन नदी से मिलती है और ये फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। उसके बाद है अजय नदी, ये कहाँ है? जमुई से निकलती है, बिहार के बाहर गंगा से मिलती है। फिर क्यूल है, ये हजारीबाग झारखंड से और लखीसराय में गंगा से मिलती है। बिहार में इसकी लंबाई लगभग 41 किलोमीटर है और ये सकरी है छोटा नागपुर पठार से। तो इतनी सारी नदियां हैं। अब ये देखिए इसके बारे में क्या दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि 1873-74 में देश की सबसे पुरानी सिंचित सिंचाई प्रणालियों में से एक और बिहार की पहली सिंचाई परियोजना स्वतंत्रता से पहले सोन नदी के पार डेहरी ऑन सोन में विकसित की गई। इससे बिहार के 8 जिले लाभान्वित होते हैं और यह कर्नल डी एच
डिकेंस की दूरदर्शिता का प्रतिफल थे। इसके मुख्य अभियंता हर्बर्ट विल्सन थे और इसे अक्सर भारत का स्वेज कैनाल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। 1960 में इंद्रपुरी में 1460 मीटर लंबे सोन बैराज इंद्रपुरी बैराज का निर्माण शुरू किया गया था। दुनिया का यह चौथा सबसे लंबा बैराज 1968 में शुरू किया गया है, इंद्रपुरी बैराज। ठीक है। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किस अपवाह प्रणाली से बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो यह है घाघरा। ठीक है। बिहार राज्य मुख्यतः गंगा नदी प्रणाली से संबंधित नदियों द्वारा अपवाहित होता है। घाघरा नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है और यह बिहार के कुछ भागों से होकर बहती है, जिससे इसके अपवाह प्रणाली में योगदान देते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? तो ये मोहना और लीलाजन नदियों के संगम से फल्गु नदी लीलाजन या निरंजना और मोहना नदियों के संगम से बनती है। ये हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र नदी है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, फल्गु कोई अलग नदी नहीं है, बस बल्कि इसका अस्तित्व निरंजना और मोहना नदियों के संगम में है। निरंजना नदी झारखंड के पश्चिम हजारीबाग जिले के सिमरिया क्षेत्र से निकलती है। मोहना नदी भी हजारीबाग जिले के शिला गांव क्षेत्र से निकलती है। मोहना को महानदी और सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। निरंजना नदी बोध गया के नीचे मोहना नदी से मिलती है और नीचे की ओर प्रवाह मार्ग में फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। यह एक बरसाती नदी है और गर्मियों के मौसम में लगभग सूख जाती है। तो क्या है, दक्षिण बिहार की जो भी नदियां हैं ना, वो उसमें सालों भर पानी नहीं रहता है, बस बरसात के टाइम में उसमें पानी रहता है। और उत्तर बिहार की जो सारी नदियां हैं उसमें सालों भर पानी रहता है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये समुद्रगुप्त के पास। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति लेने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। उन्हें अनुमति दे दी गई और मंदिर को एक विशाल मठ के रूप में विकसित किया गया। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो यह है कोसी और मगध। कोसी मगध में गंगा नदी नहीं बहती है। देखिए, बिहार के 9 प्रशासनिक संभाग मतलब प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। गंगा पटना प्रमंडल में चौसा बक्सर में प्रवेश करती है। ये 12 जिलों को पार करते हुए भागलपुर प्रमंडल में बिहार से बाहर निकलती है। तो 9 प्रमंडलों के नाम कौन कौन से हैं? तिरहुत, पटना, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। इसमें से गंगा पटना, सारण, तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर यानी 7 प्रमंडलों से होकर गुजरती है। कोसी और मगध प्रमंडल में गंगा प्रवेश नहीं करती है। ठीक है। बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर प्रमंडल है, जिसमें केवल 2 जिले भागलपुर और बांका है। प्रारंभिक वैदिक काल में कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजगृह को बोला जाता है। राजगृह मतलब राजाओं का शहर। वर्तमान पटना से 60 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। आधुनिक शहर राजगीर पहाड़ियों से लगा हुआ है, जबकि घाटी 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो वैभरा, रत्ना, शैल, सोना, उदय, छठा और विपुला। पंचाने नदी शहर के बाहरी इलाके से होकर बहती है। यह शहर दक्षिणा पथ के अंतिम छोर पर अवस्थित था, जो गंगा के मैदानों को दक्कन से जोड़ने वाला व्यापार मार्ग था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जो थी 483 बीसी में राजगृह में ही आयोजित की गई, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया था। राजगृह को पहली बार 19वीं शताब्दी के में भारत के पुरातत्व संरक्षण के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा प्रकाश में लाया गया। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो ये बिंबिसार। हर्यक वंश मगध वर्तमान बिहार का पहला ऐतिहासिक राजवंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। ठीक है। इनका राज्यकाल क्या का थे? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व इनका राज्यकाल था। ये एक शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने मगध के सामान्य विस्तार की नींव रखी। बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन थे
उन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए कूटनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित किए और विजयों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया है? तो नंद वंश ने। शिशुनाग वंश के पतन के बाद लगभग 345 ईसा पूर्व में मगध पर नंद वंश का उदय हुआ। महापद्म नंद इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्हें प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने मगध साम्राज्य का व्यापक रूप से विस्तार किया और नंदों के पास अपार संपत्ति और विशाल सेना थी। बाद में चाणक्य क्या हुआ, कौटिल्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, नंद वंश के राजा किसको, धनानंद थे, को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिलों की संख्या है? तो ये 12 जिले हैं। गंगा नदी के तट पर कौन कौन से 12 जिले हैं? तो देखिए, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। अब इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या क्या चीजें हैं देख लीजिएगा। गंगा चौसा बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार और भागलपुर के बीच सीमा बनाकर बाहर निकलती है। गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक पटना 99 किलोमीटर है। भारत में गंगा मुख्य रूप से 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा नदी का बेसिन भारत के 11 राज्यों तक फैला हुआ है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और क्या क्या है, बिहार के 33 जिले गंगा और उसकी सहायक नदियों के तट पर अवस्थित है। मतलब गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर बिहार के 33 जिले अवस्थित हैं। गंगा बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है। गंगा भागलपुर को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। गंगा पूरा बिहार मध्य गंगा मैदान में पड़ता है, जो गंगा के मैदानों में सबसे बड़ा है। बिहार और झारखंड में गंगा का संयुक्त जल प्रवाह निकासी क्षेत्र 1,43,961 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो यह है पटना में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? तो है पुनपुन नदी। उसका भी सब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? तो ये इसका है, देखिए, गंगा। वही गंगा या उसकी सहायक नदी, आंसर देख के वही आप लोग कीजिएगा। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है तो अमरकंटक पठार। अमरकंटक जो सोन नदी का उद्गम स्थल है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में अवस्थित है? तो मैकाल श्रेणी है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक नामक स्थल से होता है, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित मैकाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ है मैकाल? यह एक पठारी क्षेत्र है जो मध्य भारत की प्रमुख नदियों जैसे नर्मदा और सोन का स्रोत है। गंडक नदी का दूसरा नाम है तो नारायणी। गंडक नदी के बारे में देखिए क्या है। गंडक नेपाल और भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। नेपाल में त्रिशूली नदी के साथ संगम के बाद इसे काली गंडकी और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में 7,620 मीटर की ऊंचाई पर है। यह नदी 630 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है, जिसमें क्या है, 445 किलोमीटर प्रवाह भारत में होकर और 185 किलोमीटर यह नेपाल में होकर बहती है। इसका जल प्रवाह बेसिन, इस नदी का कुल जल प्रवाह क्षेत्र जो है 29,705 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी भारतीय राज्यों कौन कौन से, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और हाजीपुर के ठीक नीचे की ओर पटना के पास गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो भारत में गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है। गंडक नदी की प्रमुख सहायक नदियों में मयांगडी, बारी, त्रिशूली, पंचद, सरहद, बूढ़ी गंडक शामिल है। नेपाल की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना इसी नदी के तट पर अवस्थित है। और क्या है देखिए, तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य, टाइगर रिजर्व इसी नदी के तट पर अवस्थित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये भी वही गंडक नदी पर ही निर्मित है। सी, गंडक नदी पर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, त्रिवेणी के अलावा और कौन कौन से नहर, तिरहुत, सारण और तेउर नहरें भी गंडक नदी पर ही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी गंडक नदी के तट पर अवस्थित है। और कोसी पर निर्मित नहरें कौन कौन सी हैं? तो पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर नहर। सोन नदी पर स्थित नहर पटना नहर और सोन नहर।
त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो गंडक। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बनी है। इस परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट के पास गंडक नदी पर कितना 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले जिलों में चंपारण, सारण, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान और वैशाली जैसे जिले शामिल हैं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर के। अब इसमें देखिए क्या क्या है। शारदा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सिंचाई प्रणाली में से एक है। शारदा मुख्य नहर उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले के बनबसा में शारदा नदी से निकलती है। ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड के हरिद्वार में भीमगोडा के दाहिने किनारे से निकलती है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में स्थित एक नहर है। अच्छा, ब्रह्म योनि हिल पहाड़ी बिहार की किस जिले में स्थित है? तो यह गया जिले में। ठीक है, अब ये की पहाड़ियों के बारे में है। ब्रह्म योनि बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। यह गया की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसका उल्लेख कहाँ है? महाभारत और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो एक मराठा सरदार बालाजी पंडित ने इसके शिखर पर एक मंदिर बनवाया था, जो अब क्षेत्र में एक प्रसिद्ध पूजा स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने अग्नि उपदेश आदित्य परियाय सूत्र दिया था और हजारों पूर्व अग्नि पूजक तपस्वियों को ज्ञान प्रदान किया था। कैमूर पहाड़ी रोहतास और कैमूर दोनों में स्थित है। राजगीर पहाड़ी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गया में स्थित और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं अन्य? तो रामशिला पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी, गुरुपद पहाड़ी। अन्य महत्वपूर्ण पहाड़ियां तो मंदार हिल्स कहाँ है? बांका में। खड़गपुर और पीर पहाड़ी मुंगेर में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये राजगीर या राजगीर होता है, इसमें से कोई नहीं है। राजगिरी हिल्स जिसे राजगीर पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, बिहार में राजगीर शहर के पास स्थित है। रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी नामक 5 पहाड़ियों से घिरा है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध, हिंदू और जैन तीर्थ स्थल है। राजगीर में विश्व वैभव पहाड़ी में 7 गर्म झरने 7 गर्म कुंड है। ठीक है, राजगीर में वैभव पहाड़ी में। प्रसिद्ध घोड़ा कटोरा झील राजगीर में ही है। बिम्बिसार को युद्ध से गिरधकूट पहाड़ियों पर उपदेश मिला, जो रत्नागिरी पहाड़ियों का हिस्सा है। वैभवगिरी पहाड़ियों की सप्तपर्णी गुफा में कहाँ? सप्तपर्णी गुफा में अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई है। तो कहाँ पे? वैभवगिरी पहाड़ियों में अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। अब एग्जाम पॉइंटर्स और क्या क्या है। राजगीर का प्राचीन शहर बिम्बिसार हर्यक वंश और उनके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी थी, जो बुद्ध के समकालीन थे। राजगीर में साइक्लोपियन वॉल या दीवार मौजूद है, जो पत्थर की 40 किलोमीटर लंबी दीवार है। तो प्राचीन प्राचीन शहर राजगीर को बाह्य दुश्मनों और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बड़ी खड़ी की गई थी, जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि राजगीर को साइक्लोपियन दीवार रोमन साम्राज्य की सीमा के समान है, जो जर्मनी, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से होकर गुजरती है। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, लेकिन बिहार सरकार के बार-बार प्रस्ताव भेजने के बावजूद बिहार की साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि वर्तमान में बिहार में केवल 2 ही क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर, और तीसरे मतलब साइक्लोपियन दीवार को बिहार सरकार बार-बार बोल रही है, लेकिन अभी शामिल नहीं किया गया है। और सिर्फ 2 है। कौन-कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर साइट? तो एक नालंदा महाविहार और एक महाबोधि मंदिर बोध गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो है रोहतास। बिहार में रोहतास और कैमूर जिले विंध्य रेंज पर्वतमाला के भाग हैं। बिहार में विंध्य रेंज का विस्तार कैमूर रेंज के रूप में जाना जाता है। ये क्षेत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और धारवाड़ संरचनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत युवा है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के उत्तर पूर्वी भाग जैसे मुंगेर, जमुई और नवादा में पाई जाती हैं। अभ्रकशिष्ट आदि यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना में चट्टानी प्रणालियां शामिल हैं। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण के साथ मिलान कीजिए। देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा चट्टान किस पहाड़ का है और किस तरफ है। तो देखिए, धारवाड़
चट्टान प्रणाली विंध्य चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान और तृतीयक चट्टान। और इसमें क्या है, हिमालय, पश्चिमी चंपारण, सबसे पुरानी आर्कियन और बलुआ पत्थर। तो इसका उत्तर है ए। ठीक है, ए। एक का 3, मतलब कि धारवाड़ चट्टान जो है सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान प्रणाली का हिस्सा है। बी का 4 है विंध्य चट्टान प्रणाली, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज़ाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। सी का 1 है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुई है। और डी का 2 है तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। आप देखिए कि टेक्टोनिक विकास के प्रारंभिक चरण का पता आर्कियन युग 2.5 अरब वर्ष से पहले, प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, तो आर्कियन युग का हो सकता है, पूछ दे उम्र, तो 2.5 अरब वर्ष से पहले में पृथ्वी की सतह की ऊपरी भूपर्पटी के ठंडा होने और ठोस होने से चलता है। प्रायद्वीप पर पाए जाने वाले नीस और ग्रेनाइट इस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के गोंडवाना लैंड ब्लॉक के कोर का गठन करता है। आर्कियन समूह की चट्टानों में 2 प्रणालियां हैं, कौन कौन सी? आर्कियन प्रणाली और धारवाड़ प्रणाली। तो आर्कियन प्रणाली भूत परपटी का सबसे पुराने चट्टान और इसमें जीवन के किसी भी रूप का कोई अवशेष नहीं मिला है, नहीं है मतलब। इन्हें पुरानी चट्टानें कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि भारत की सबसे पुरानी चट्टानें। उदाहरण में अरावली पर्वत, 2/3 दक्कन प्रायद्वीप और कुछ पूर्वोत्तर भाग शामिल है। ये चट्टानें किस चीज के लिए? तो लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, टंगस्टन, अभ्रक, एस्बेस्टस, ग्रेफाइट आदि जैसे धातु और अधातु खनिजों से समृद्ध है। और दूसरा क्या है? धारवाड़ प्रणाली। ये 4 बिलियन से 1 बिलियन वर्ष पूर्व, यह आर्कियन प्रणाली के बाद की लेकिन अन्य प्रणालियों से पुरानी है। यह भारत में पहला रूपांतरित अवसादी सेल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पहला रूपांतरित अवसादी चट्टान कौन है? ये धारवाड़ प्रणाली है, क्योंकि इसका सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में अध्ययन किया गया था, इसीलिए इसका नाम धारवाड़। लेकिन ये अरावली, तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार, मेघालय, दिल्ली और हिमाचल क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये चट्टानें लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी आदि में समृद्ध है। इस प्रणाली के भीतर चैंपियन श्रृंखला, जिसमें सोने की खदानें शामिल हैं। इस चैंपियन प्रणाली का नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स में चैंपियन रीफ के नाम पर रखा गया है। कोलार गोल्ड फील्ड्स में दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानें हैं। अब पुराना चट्टान प्रणाली 1400 से 600 मिलियन वर्ष, इसमें 2 भाग शामिल हैं, कडप्पा प्रणाली और विंध्य प्रणाली। कडप्पा प्रणाली क्या है? तो गैर जीवाश्म मिट्टी, स्लेट, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर अभिनव बेसिन में जमा किए जाते थे। सबसे अच्छे चट्टानी उभारों को आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में सबसे अच्छी तरह से देखा जाता है। ये चट्टानें लौह, मैंगनीज, तांबा, कोबाल्ट, निकल आदि के अयस्कों से समृद्ध है। इसमें सीमेंट ग्रेड चूना पत्थरों के विशाल जमाव भी होते हैं। उसके बाद क्या है? विंध्य प्रणाली 1300 से 600 मिलियन वर्ष। इस प्रणाली का नाम महान विंध्य पर्वत से लिया गया है। प्रणाली में प्राचीन अवसादी सेल 4000 मीटर मोटाई की शामिल हैं, जो आर्कियन आधार पर अध्यारोपित है। ये ज्यादातर बिना जीवाश्म वाले हैं। दक्कन ट्रैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी बेल्ट से ढका हुआ है, किससे? तो विंध्य प्रणाली के। विंध्य क्षेत्र में हीरे के भंडार है, जहां से पन्ना और गोलकुंडा के हीरे निकाले गए हैं। यह धातु आधारित खनिजों से रहित है, लेकिन यहाँ बड़ी मात्रा में टिकाऊ पत्थर, सजावटी पत्थर, चूना पत्थर, शुद्ध कांच बनाने वाली रेत आदि उपलब्ध है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज़ाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी अनुपस्थिति को छोड़कर यह बिहार में सासाराम, रोहतास से लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बीच फैले क्षेत्र में पाया जाता है। अब सोनोजोइक युग की चट्टानों की प्रणाली कौन सी है? तो सोनोजोइक युग को भी 2 भागों में बांटा गया, कौन सा? तो तृतीयक और चतुर्थक क्वाटरनरी चट्टानों की तृतीयक प्रणाली। तृतीयक चट्टान प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक है, क्योंकि इस समय क्या था? हिमालय का निर्माण हुआ था और भारत ने अपने वर्तमान रूप लिया था। ये चट्टान इयोसिन से प्लियोसिन तक
लगभग 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले बनी थी। इस प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें भारत के उत्तरी मैदानों में, कश्मीर में और भद्रवाह के करेवाओं, विशाल मैदान के बांगड़ और खादर में है। झेलम, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि की नदी वेदिकाएं इस अवधि की हैं, मतलब उसके रिवर टेरेसेस इस अवधि के। इस प्रणाली की चट्टानें कहाँ कहाँ है तो कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, नीलगिरी और पूर्वी घाट के तट पर भी पाई जाती है। ठीक है। बिहार में तृतीयक चट्टान प्रणाली कहाँ पर है तो बिहार के उत्तर पश्चिमी भागों, शिवालिक श्रेणियों या तराई क्षेत्र जैसे पश्चिम चंपारण जिले बिहार में पाए जाते हैं। और ये देखिए चतुर्थक प्रणाली क्या है तो क्वाटरनरी सबसे हाल की संरचना को दिया गया नाम है, जिसमें जीवित प्रजातियों के जीवाश्म शामिल है। इस युग को 4 हिम युग और अंतर हिमनद काल में विभाजित किया जाता है। इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण निक्षेपों में कश्मीर के करेवा, तापी, गोदावरी और कृष्णा नदियों में जलोढ़ निक्षेप तथा गंगा के मैदान के जलोढ़ के व्यापक निक्षेप शामिल हैं। ये कहाँ पर है बिहार में तो उत्तर में बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र और दक्षिण में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के बीच भी पाया जाता है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है तो वही खड़गपुर की पहाड़ी है। अभी सारा इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। रोहतास पठार या कैमूर पठार विंध्य श्रेणी का विस्तार है। यह कटंगी जबलपुर मध्य प्रदेश से शुरू होकर बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लाल मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियों में सोमेश्वर श्रेणी, हराहा घाटी, दून और रामनगर दून शामिल हैं। सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो सोमेश्वर किला 880 मीटर है और रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी संतपुर ये 260 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। उत्तरी गंगा मैदान बिहार का प्रमुख उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी गंगा के मैदान की अधिकतर मिट्टी जो है खादर प्रकार की है। ठीक है। उत्तरी गंगा मैदान की अधिकतर मिट्टी जो है वो खादर प्रकार की है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में बाल सुंदरी मिट्टी, बांगर मिट्टी, ऊसर मिट्टी और पिडमॉन्ट मिट्टी भी पाई जाती है। हम्म, एक मिनट दोस्तों। देखिए इसका, इसमें खड़गपुर की पहाड़ियां जो हैं वो धारवाड़ श्रेणी से संबंधित है, जो अपेक्षाकृत सबसे पुरानी मानी जाती है। खड़गपुर की पहाड़ियां मुख्य रूप से बिहार के मुंगेर जिले में मौजूद है। भूगर्भीय समय अवधि का अवरोही क्रम देखिए, मतलब अवरोही क्या होता है सबसे पुराना उससे उससे करके तो प्री कैम्ब्रियन, फिर पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर सीनोजोइक, फिर क्वाटरनरी। से प्रतीत होता है कि प्री कैम्ब्रियन सबसे पुराना और क्वाटरनरी सबसे नया युग है। और इसमें देखिए कि किस अवधि में कौन सी संरचनाएं बनी थी, ये इसका दिया हुआ है। तो प्री कैम्बियन में आर्कियन चट्टानें बनी हैं, पैलियोलिथिक में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, मेसोलिथिक में विंध्य श्रेणी की चट्टानें हैं, सीनोजोइक सोमेश्वर श्रेणी और क्वाटरनरी सिंधु गंगा का मैदान है। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं तो सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र है। इस देखिए ऊपर सारा डिस्क्रिप्शन दिया जा चुका है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है तो ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। सीडीपीओ का क्वेश्चन है ये। मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है तो ये दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र बिहार के दक्षिण भाग में स्थित है। इसकी भू आकृति उबड़ खाबड़ है तथा इसमें छोटी छोटी पहाड़ियां और वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यह भौगोलिक रूप से छोटा नागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा है, जो बिहार के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में योगदान देता है। इस क्षेत्र में मुंगेर, जमुई, नवादा और बांका जैसे जिलों के भाग शामिल हैं और यह खनिजों तथा वनाच्छादित भूमि से समृद्ध है। अब देखिए क्या है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है तो दिया क्या है। दियारा नदी द्वारा तलछट के निक्षेपण द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। उत्तर बिहार के क्षेत्रों में नदियां भारी मात्रा में तलछट से भरी हुई हैं। इनके निक्षेप से दिया के आकार की स्थलाकृति बनती है, जिसे दियारा कहते हैं। दक्षिण बिहार की नदियां गंगा की पट्टी के निकट टाल नामक स्थलाकृति बनाती हैं।
बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये क्या है? उत्तर पश्चिम। मृदा की प्रकृति, स्वरूप, वर्षा, तापमान और इलाके के आधार पर बिहार में निम्नलिखित 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। देखिए, इसको 4 जोन में बांटा गया है। जोन 1 में क्या है? उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, इसमें 13 जिले शामिल हैं। जोन 2 में उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, इसमें 8 जिले शामिल हैं। जोन 3A में दक्षिण पूर्वी जलोढ़ मैदान, इसमें 6 जिले शामिल हैं। और जोन 3B में दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान, इसमें 11 जिले शामिल हैं। इसलिए उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ये CWG। कोपन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार तापमान, वनस्पति जैसे मानदंडों के आधार पर रंगों और शेड्स का उपयोग करके दुनिया को 5 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह गर्म और समशीतोष्ण है। ग्रीष्म काल में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जबकि सर्दियों में बहुत कम वर्षा होती है। कोपेन की जलवायु विभाजन के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु को AW के रूप में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और बाकी का जो इससे बिहार स्पेशल और जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कल के वीडियो में बनाऊंगी। तो तब तक आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए, और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक आप अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।